गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज हम एक टेस्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो आपको सुबह वाली क्लासेस में मिलता है। एस के पी ओ वन ट्रिपल ए बीकेन, इसका एनालिसिस मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है, जिसकी सीट आप सबके पास है, इसका सॉल्यूशन मुझे करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए इस क्लास को। सबसे पहले 1 to 10 क्वेश्चन आ रहे, रीड द फॉलोइंग पैसेज, है ना। पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है कि पैसेज पढ़ना, फिर आपको क्वेश्चंस के क्या करने, आंसर करने। काफी लेंथी पैसेज है बेटा, है ना। 2 स्लाइड 3 स्लाइड, ठीक है, 3 स्लाइड्स के ऊपर ये पैसेज आया हुआ है। अच्छा, पैसेज को करने का तरीका मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा रखा है। पैसेज को करने का तरीका बेटा, पहले क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, और फिर किसके ऊपर आओ, वापस पैसेज के ऊपर, है ना। ये तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज सिग्निफाइज इन्फ्लुएंसेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन, सॉरी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन पॉवर्टी। ठीक है, ये कहता है कि पैसेज के मुताबिक, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बेटा, उनका गरीबी के ऊपर क्या असर पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का गरीबी पे क्या असर पड़ता है, ये बात पूछी गई है। तो पहला कह रहा है हायर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिड्यूसेस पॉवर्टी, कि लेबर प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी एग्रीकल्चर खेती में, तो वो गरीबी को क्या कर देगी, कम कर देगी। ये बताना है लाइन सही है या गलत है। दूसरा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड ऑफ द पुअर, कि जो खेती बाड़ी से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, वो गरीबों के भोजन के क्या होते हैं, मेन प्रोडक्ट होते हैं या नहीं होते, ये बताना है। तीसरी लाइन है एग्रीकल्चर आउटपुट स्पूर्स, मतलब बढ़ा देता है किसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, विच अल्टीमेटली हेल्प्स द पुअर, कि अगर एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा ना, तो इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या कर देगी, आखिरकार गरीबों की मदद करती है, मतलब इनके लिए कारगर साबित होती है, इनके लिए हेल्पफुल होती है। तो देखना इन तीनों में से कौन सी लाइन सही है। बेटा पहले ये लाइन देखो, हायर लेबर प्रोडक्टिविटी लाइन कहाँ है, इन एग्रीकल्चर। ये तो कह रहा है हायर लेबर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में रिड्यूस कर देती है पॉवर्टी को। देखते हैं भाई, लेकिन बेटा गड़बड़, ये कह रहा है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, हैज लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन दिस सेक्टर। मतलब हाई नहीं बल्कि लो जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से गरीबों की कंसंट्रेशन क्या हुई है, ऐसी हुई है। मतलब कि इनका जो आंकड़ा है वो कुछ ऐसा है। तो ऑप्शन में कह रहा है हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ऐसा करती है, तो ऑप्शन तो गलत है बेटा, हायर नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन में लोअर लिख रखा है आपके पैसेज में। फिर कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेन चीज है गरीबों के लिए। देखते हैं भाई मेन चीज है क्या। अच्छा, इसमें तो कहीं पे ऐसा नहीं है ना, इसमें देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले लाइन तो कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। ड्यू टू द sheer size of the agricultural economy and the importance of its major product in the diets of a पुअर। सही बात है कि बेटा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, वो मेन डाइट बनती है किन के लिए, गरीबों के लिए। तो ये तो बात सही है, इसका मतलब बी सही है। एग्रीकल्चर आउटपुट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा देता है गरीबों के लिए। बेटा संभवतः अगर इतनी चीज आप जान गए होंगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, अगर बेटा एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट मतलब बढ़ेगी चीजें, जैसे इसमें आ भी जाएगा शायद आगे, मॉडलिंग लिंकेज में एग्रीकल्चर, ये रहा। Modeling of linkage between agriculture and industrial growth has shown that 10% increase in agriculture output would increase industrial employment, है ना। इसका मतलब बेटा अगर आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर स्पूर आएगा, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा कब, जब गरीबों को रोजगार मिलेगा, तो संभवतः क्या होगा, उन्हें फायदा होगा। फायदा होगा तो बेटा ये तीसरी लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी और सी इसके सही ऑप्शन आ रहे हैं, और अगर बी और सी सही ऑप्शन आ रहे हैं तो बेटा मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज बेनिफिट डू द अर्बन वर्कर्स गेट फ्रॉम इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये कहता है वो कौन से फायदे अर्बन वर्कर को मिलते हैं, किससे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से। देखो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने से अर्बन वर्कर को क्या फायदा होता है। रूरल नहीं पूछ रहा कि ग्रामीण लोगों को फायदा क्या हो रहा है, अर्बन जो वर्कर्स है शहरों वालों को क्या फायदा हो रहा है। ए ऑप्शन है अर्बन वर्कर्स गेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एट चीपर रेट,
कि शहर में रहने वालों को सस्ते दामों पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल जाता है, क्या ये फायदा होता है? अर्बन वर्कर्स गेट मोर जॉब ऑफर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्बन वालों को एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा नौकरियां मतलब जॉब ऑफर ज्यादा मिल जाते हैं। अर्बन वर्कर्स गेट मोर जॉब ऑफर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखते हैं भाई, कहीं पे लाइन देखनी पड़ेगी, अर्बन वर्कर्स। अब आप यहाँ पे कुछ लाइनें देखो, कहाँ पे अर्बन वर्कर्स का किस चीज का कोई जिक्र है या नहीं है। देयर इज there is a widely held view that is large country in India. Yes. Industrialization would come mainly from agriculture with less social and economic cost. अर्बन वर्कर्स है ना, मतलब कुछ शायद इस लाइन के अंदर कहीं पे। अच्छा, क्या क्वेश्चन था अपना? अर्बन वर्कर्स वगैरह नाम हमें देखना है ना, उस टाइप का कोई वर्ड्स मुझे तो लगता नहीं कि इसके अंदर है, नहीं है। स्टूडेंट, एक चीज तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लिखी गई है, लेकिन ये तो ये लिखा गया है, अ लोअर फूड प्राइस स्टिमुलेट्स एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। अच्छा, वेजिस कॉस्ट का जिक्र है। अर्बन food gain price usually determine the subsistence wage rate in agriculture as well as in urban informal sector, since the food grains accounts for about 4/5 of the calorie intake of the poor। लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा नहीं बन रहा। देखो, थोड़ा ऑप्शन से जज करते हैं। अर्बन वर्कर गेट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट अ चीपर रेट। ठीक है बेटा, ऐसा तो पैसेज में कहीं नहीं लिखा गया कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इन्हें चीपर रेट के ऊपर प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अर्बन वर्कर्स गेट मोर जॉब ऑफर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बेटा एक बात बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जॉब अर्बन वालों को नहीं मिलेगी बेटा ज्यादा, एग्रीकल्चर वालों के अंदर तो जो रूरल है उन्हें ही मिलेगी। वे खेत का है, गांव में, गांव में तो नौकरियां वो करेंगे। बेटा सीधा सीधा फायदा तीसरे ऑप्शन से, अर्बन वर्कर्स गेट मोर जॉब ऑफर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब क्या होगा, जो फूड है वो मार्केट में बाजार में आएगा तो शहर वाले लोगों को कारोबार मिल जाएगा, सब्जी ज्यादा बेचेंगे, इस टाइप की बातें हैं कुछ, है ना। तो अर्बन वर्कर्स गेट मोर जॉब ऑफर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि रूरल वर्कर्स की बात आती तो उन्हें किस में ज्यादा जॉब मिलती, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अर्बन वर्कर को ज्यादा जॉब एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिलेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिलेगी बेटा, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ होएगा तो अर्बन वालों को फायदा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ होगा तो किनको फायदा होगा, ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। बेटा ऑप्शन तीसरा आएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें तो कुछ और ही ऑप्शन दे रखे, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। नहीं बेटा, एक ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है, फिर आपको यहीं लगाना पड़ेगा नन, है ना। इसका आंसर ही बेटा थर्ड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर होता है बेटा कोई चीज मतलब काफी बहुत ज्यादा स्पष्ट हो, बहुत ज्यादा अकेली हो, ठीक है। एक वर्ड आता है एलोन, एक वर्ड आता है मेयर, है ना, एक वर्ड आता है ओनली, ठीक है। इस ओनली को मेयर वर्ड को कहा जाता है बेटा शेयर। और क्या पूछ रहा था? सेम मीनिंग, मतलब क्वेश्चन किसका था? सिनोनियम्स का सवाल था। किसका सवाल था? सिनोनियम्स, है ना। सिंपल नहीं आएगा, अनअसिस्टेड होता है मतलब जिसकी कोई मदद ना की जाए, सिंपल सिंपल होता है, आउटराइट मतलब सही होता है, अनडाइल्यूटेड डाइल्यूटेड होता है बेटा जिसके अंदर पानी मिला हो, अनडाइल्यूटेड जिसके अंदर पानी ना मिला हो, ठीक है। फोर्थ डिफ्लेशन। बेटा डिफ्लेशन का सिनोनियम बताइए। अरे डिफ्लेशन का सिनोनियम भाई साहब रिडक्शन। डिफ्लेशन तो कमी होता है, चीजें डिफ्लेट, इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई होती है, तेजी होती है, इन्फ्लेशन, ठीक है। सिनोनियम पूछा था, रिडक्शन आ जाएगा बेटा, ये सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे कैंसिल। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय द लेबर सप्लाई कर्व टर्न इलास्टिक।
एट द सबसिस्टेंस वेज रेट एज यूज्ड इन द पैसेज। अच्छा बेटा, पैसेज के अंदर एक लाइन यूज की गई है ये वाली, द लेबर सप्लाई कर्व टर्न्स इलास्टिक। लेबर सप्लाई कर्व इलास्टिक हो जाती है कब? सबसिस्टेंस वेज रेट के ऊपर। इसका मतलब क्या है? पीपल रिफ्यूज टू वर्क एट मिनिमम वेज रेट, पीपल स्टिल वर्क एट मिनिमम वेज रेट, पीपल आर ईगर टू वर्क एट मिनिमम। अच्छा एक बात बताओ यार, इस ऑप्शन को आसानी से हटा सकते हो नहीं हटा सकते? लोग काफी उत्सुक है काम करने के लिए, किसके ऊपर? कि कम से कम पैसा मिल रहा है। भाई बहुत बढ़िया बात है कि ये बंदा 100 दे रहा है और ये बंदा 10 दे रहा है, देखो कितनी अच्छी बात है, 10 दे रहा है ना, बड़ी गजब की बात है ना। तो बेटा पीपल आर ईगर टू वर्क एट मिनिमम वेज रेट गलत है। पीपल स्टिल वर्क एट मिनिमम वेज रेट, अच्छा पीपल हैव नो ऑप्शन बट टू वर्क एट मिनिमम वेज रेट। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन इसके ऊपर मतलब काम करना पड़ता है। पीपल स्टिल वर्क, अच्छा इस पहले तो इस लाइन को देख लो भाई क्या है। अच्छा सबसिस्टेंस वेज रेट पता है क्या होता है? मतलब कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, इतना तो इनकी आजीविका के लिए बनेगा ही बनेगा। 300 रुपए तो दिन के देने देने पड़ेंगे भाई साहब, इससे कम तो है ही नहीं, मार्केट का ही रेट नहीं है। तो यहां पे एक लाइन कौन सी थी? वेज रेटेड, ये रहा सबसिस्टेंस लिविंग, ठीक है। अच्छा यहां से देखना, वेजेस रेट कांट फॉल बिलो अ सर्टेन मिनिमम डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ सबसिस्टेंस लिविंग। देखो इस लाइन का मतलब क्या है? ये कहता है कि जो वेज रेट है ना, कांट फॉल बिलो, वो नीचे नहीं गिर सकते, किससे? किसी मिनिमम, मतलब इतना तो तय है, उससे नीचे नहीं आ सकते। बाय द कॉस्ट ऑफ सबसिस्टेंस लिविंग, जो उनकी जीवन यापन की जिंदगी है इसके लिए। द लेबर सप्लाई कर्व टर्न्स इलास्टिक एट सबसिस्टेंस वेज रेट, मतलब टर्न्स इलास्टिक मतलब कभी कभार वो ऊपर नीचे हो जाती है। डेमोग्राफिक प्रेशर्स कांट पुश द वेज रेट बिलो द सबसिस्टेंस लेवल। बेटा डेमोग्राफिक प्रेशर है ना, पुश नहीं कर सकता किसको? कि वेज रेट नीचे चला जाए, किससे? सबसिस्टेंस लेवल से। जितना है उससे नीचे नहीं जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। पीपल वुड बी विलिंग टू स्टार्व रादर देन वर्क unless the energy expended in physical work is compensated by energy provided by food। ये कहता है people would be willing, लोग इच्छुक होंगे, to starve क्या होता है? जिंदा रहने के लिए इच्छुक होंगे, rather than work, काम करने की बजाय। तो इसने कहा कि लोग जिंदा रहना मतलब स्टार होता है ललायित होना, ठीक है, कि वो विलिंग होंगे ललायित होने के लिए ना, कुछ ज्यादा मिले, किसकी बजाय? काम करने की बजाय। अनलेस एनर्जी एक्सपेंडेड इन फिजिकल वर्क इज कंपनसेटेड बाय एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फूड। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब काम करने के बदले क्या दे देंगे? 4 रोटी दाल चावल दे देंगे, काम कर दो। तो इस तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फूड प्राइस गेन, अच्छा यहां से इन चारों लाइनों से अब हमें आंसर निकालना है, तो देखेंगे भाई क्या आंसर निकलेगा, क्या क्या बातें बोली गई है। अब देखते हैं भी पैसेज वाली कोई बात पैसेज उसमें थी या नहीं थी, ऑप्शन वाली। पीपल रिफ्यूज टू वर्क, लोग काम करने से मना नहीं कर रहे बेटा, गलत बात है। पीपल स्टिल वर्क एट मिनिमम वेज रेट, अच्छा इसमें कहां लिखा जा रहा है कि वो अब भी काम कर रहे हैं? इसमें तो ये लिखा जा रहा है पीपल वुड बी विलिंग टू स्टार्व। स्टार्व होता है मतलब तड़फना, ठीक है, स्टार्व होता है मतलब लोग इच्छुक होंगे, स्टार्व कुछ पाने के इच्छुक होंगे, रादर देन वर्क, काम की बजाय कुछ पाने के इच्छुक होंगे। तो इसमें तो नहीं लिखा गया कि वो अब भी काम कर रहे हैं, इसमें लिखा गया वो पाने के इच्छुक हैं। अच्छा ये है ही नहीं कि कम रेट पे काम कर लेंगे। पीपल हैव नो ऑप्शन बट टू वर्क, इसमें कहां लिखा गया कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा चाहे वो 100 रुपए भी दे। गलत बात बेटा, ऐसा मेंशन ही नहीं है, आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का क्या बताना है? अपोजिट बताना है बेटा। इंटरडिपेंडेंस का मतलब निर्भरता होती है, एक दूसरे को डिपेंड करना होता है। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट बेटा, अपोजिट पूछा है ना, अपोजिट इंडिपेंडेंस होता है बेटा आजादी, ठीक है। इलास्टिसिटी का क्या पूछा है? अपोजिट बेटा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इसका अपोजिट, अरे भाई साहब रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? कठोरता होती है, चीजें मतलब बिल्कुल भी रिजिड है मतलब एक तरीके से। और इसका अपोजिट क्या होगा? इलास्टिसिटी होगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन थर्ड आएगा। एडामेंसी का मतलब तो जिद होता है बेटा, क्या होता है? जिद। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल इलास्टिक को किससे जोड़ा जा रहा है? रिजिड से जोड़ा जा रहा है। ये तो किसी मेंटल स्टेट को भी बता सकता है, ठीक है। पिक्यूलियरिटी होती है विचित्र, मतलब विचित्र होना किसी चीज का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग द पैसेज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन फूड सप्लाई। बेटा फूड सप्लाई में इंक्रीज होने के पीछे क्या कारण है? किस वजह से फूड सप्लाई इंक्रीज हुई, इसका क्या कारण है?
इंक्रीज इन फूड सप्लाई कहाँ लिखा गया है भाई? इंक्रीज इन फूड सप्लाई, कि फूड सप्लाई इंक्रीज क्यों हुई है? इसमें तो फूड ग्रेन प्राइस का जिक्र है, यहाँ पे भी फूड ग्रेन्स का जिक्र है, यहाँ पे वेजेस रेट का फंडा है सारा, है ना? इसमें बात थी नहीं, तो फूड सप्लाई कैसे इंक्रीज हुई? देखना भाई, फूड सप्लाई के इंक्रीज होने के पीछे कारण क्या है? ये रहा, एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व वुड रिजल्ट इन एन अपवर्ड शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व। लेकिन ये तो कारण तो नहीं बना, इसने पूछा फूड सप्लाई के अंदर बढ़ोतरी कैसे आई, मतलब मौसम अच्छा रहा, बारिश अच्छी हुई, ठीक है, फसलें बढ़िया हुई, वो बताना है। डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट ऑफ, अच्छा ये तो अपवर्ड शिफ्ट किसके अंदर आ गया? लेबर सप्लाई में आ गया, हमें बताना है फूड सप्लाई में। फूड सप्लाई में इंक्रीज किस वजह से हुआ? बेटा कोई ऐसी बात नहीं है कि जमीन बढ़िया थी, मौसम अच्छा था, बारिश अच्छी होगी, ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लेकिन किस वजह से बड़ी चीजें, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जरूर बताया गया कि एग्रीकल्चर डोमेन करता है, ठीक है, डोमिनेट्स करता है इंडिया में, उसके ऊपर तो 70% आबादी इंडिया की डिपेंड करती है आपकी कृषि के ऊपर। बेटा ऐसा कोई रीजन नहीं दिया गया है कि फूड प्रोडक्शन के अंदर बढ़ोतरी कैसे हुई, कोई सरकार की स्कीम आई, क्या हुआ, दाम बढ़ गए, क्या फंडा हुआ, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आंसर क्या आ गया बेटा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या है? नन ऑफ दिस, ठीक है। लेस डिमांड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिमांड कम थी इसलिए फूड सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, ऐसा लिखा नहीं हुआ। बम्प, हाँ मान लो अगर ऐसी बात आती ना, बम्पर फूड प्रोडक्शन ड्यू टू एडिकेट मॉनसून, कि मॉनसून की वजह से बहुत अच्छी पैदावार हुई इसलिए बढ़ गई, लेकिन मॉनसून का पैसेज में जिक्र नहीं है, गलत हो गया। चेंज इन टेक्निक, मतलब किसानों ने ऐसी ऐसी टेक्निक अपनाई कि चीजें, मतलब गेहूं की, धान की फसल अच्छी होगी, लिखा नहीं गया। नोट, अच्छा नोट मेंशनड इन द पैसेज भी है भाई, ठीक है भाई, नोट मेंशनड इन द पैसेज, बिल्कुल सही बात है, मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, तो ये बात पैसेज के अंदर मेंशन ही नहीं है कि किस वजह से क्या हुई बेटा, बढ़ोतरी हुई। आंसर फोर्थ आएगा बेटा, क्या आएगा? फोर्थ। द वेज रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन फूड ग्रेन प्राइस, बता दो भाई, फूड ग्रेन प्राइस के ऊपर कौन से सेक्टर का क्या है बेटा, डिपेंडेंस है, मतलब फूड ग्रेन प्राइस के ऊपर कौन सा सेक्टर डिपेंड करता है, शायद ये बात लिखी हुई है, फूड ग्रेन प्राइस के ऊपर कौन सा सेक्टर डिपेंड करता है। देखना भाई यहाँ पे, ये रहा, ये रहा सेक्टर कौन सा, द अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है बेटा, ये आपके फूड ग्रेन के लिए अकाउंट्स होता है, जिम्मेदार होता है द अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर। देखना ऑप्शन में है क्या, द अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, ये रहा, ठीक है, इनफॉर्मल अर्बन सेक्टर बोले तो बी, और बी ये रहा भाई, आंसर आ गया मेरा, क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 हो गया अपने। 10वां, वाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज लो फूड प्राइस स्टिमुलेट्स एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स, बेटा ये बात भी आई थी यार, कहता है कि क्यों लो फूड प्राइस स्टिमुलेट, तेज कर देता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। अच्छा जी, लो फूड प्राइस स्टिमुलेट्स एम्प्लॉयमेंट, लो फूड प्राइस, शायद मैंने टिक भी किया था यहाँ पे, लो फूड प्राइस, लो फूड प्राइस डू व्हाट, ये रहा, और लोअर फूड प्राइस स्टिमुलेट्स एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स, तो इसके पीछे मिलेगा इसका कारण, है ना, इसका कारण इसके पीछे है, ये देखो, सिंस फूड अकाउंट्स फॉर अ मेजर शेयर इन बजट ऑफ द पुअर, एनी रिडक्शन इन फूड प्राइस लीव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम फॉर अदर आइटम्स, ठीक है, एज लोअर फूड प्राइस स्टिमुलेट्स एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि बेटा गरीबों का बहुत बड़ा बजट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनका बहुत बड़ा शेयर है ना, फूड प्राइस लीव्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन द अदर, तो देखो भाई क्या आंसर आना चाहिए, 10th। बेटा आंसर आएगा सेकंड, इसने लिख रखा था ना कि लो फूड प्राइस की वजह से लोग दूसरे आइटम्स पे भी चले जाते हैं, ऑन अदर आइटम्स का भी तो जिक्र कर रखा था इसने, ये रहा,
इनकम फॉर द अदर आइटम्स, ठीक है। तो ये जिक्र इसने कर रखा था, और इसकी वजह से बेटा जो आंसर है आपका, वो आंसर बनेगा द लो प्राइस ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड्स द पुअर विद एक्स्ट्रा फंड टू बाय अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, कि इसकी वजह से बेटा वो कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी खरीद पाते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके लिए मुहैया करवा देता है कि फूड प्राइस का लो होना, भाई कुछ पैसे बचेंगे, बचेंगे तो कुछ और चीजें खरीद लेंगे, है ना। तो ये वाली बात थी। पुअर पीपल कांट अफोर्ड टू बाय नॉन फूड प्रोडक्ट, अरे गलत बात है। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिड्यूसेस, अरे नहीं, जब दाम कम होगा तो चीजें और ज्यादा बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर पीपल टू, ये बात ही नहीं थी कि वो ज्यादा कम लोगों को रोजगार देगा या नहीं देगा। आंसर आएगा बेटा सेकंड, है ना। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा अभी तक किसके, पैसिस के। अब हमारा क्या आ रहा है भाई, फिल इन द, अच्छा देयर आर ब्लैंक्स, ये लो भाई ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया। अच्छा आपका क्लोज टेस्ट आ गया, है ना। इन द पास्ट इट वॉज थॉट लर्निंग नॉलेज टुक प्लेस इन स्कूल, पुराने वक्त में सोचा जाता था कि जो ज्ञान सीखना है बेटा वो कहाँ होता है, स्कूलों में होता है। एंड फॉर सम ऑल्सो इन फर्दर एजुकेशन, और कुछ ज्ञान मिल जाता है आगे आने वाली शिक्षा में, कॉलेज में, है ना, यूनिवर्सिटी में। देन इट वॉज अ मैटर ऑफ डैश प्रैक्टिकल स्किल्स, देन इट वॉज अ मैटर ऑफ व्हाट प्रैक्टिकल स्किल्स एट वर्क एट द बिगिनिंग ऑफ अ करियर। बेटा जब किसी के करियर की शुरुआत हो रही है, देखना, एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जो स्कूल में सीख रहे हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, देन इट वाज अ मैटर ऑफ प्रोजेक्टिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, आप खुद स्किल्स कर करके दिखाएंगे, या फिर बेटा वो तो ऐसी उम्र होती है कि हम ज्ञान को अर्जित करने जाते हैं, ज्ञान को डिस्प्ले करने नहीं जाते, उस टाइम आप ज्ञान को अर्जित करने जाते हैं, ग्रहण करने जाते हैं। तो इट वाज अ मैटर ऑफ एक्वायरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, बेटा ये तो वो उम्र होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल स्किल को एक्वायर करते हैं। कल्मिनेट शिखर पर पहुंचाना होता है, क्या इसी वक्त आप स्किल्स को शिखर पर पहुंचा देंगे। फोस्टर पालन पोषण करना होता है, प्रोजेक्टिंग मतलब प्रोजेक्ट करना होता है, आगे मैनिपुलेट होता है हेर फेर करना। तो क्या हम हेर फेर करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर, नहीं। एंड विद अ बिट ऑफ लक दैट वाज इट, है ना, थोड़ा बहुत कुछ किस्मत काम आ जाती है। नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन बेटा आजकल चीजें बदल गई है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल कंपटीशन इज डैश द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। ग्लोबल कंपटीशन आजकल सेल्फ लाइफ हो गया प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ का मतलब समझते हो, उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इतने महीने तक ये चलेगा, बाद में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो होता है सेल्फ लाइफ, ठीक है। तो ग्लोबल कंपटीशन इज डैश द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट एंड द नॉलेज एंड स्किल्स दैट लाई बिहाइंड देम, ठीक है। एक बात बताइए भाई, जब ग्लोबल कंपटीशन चल पड़ा तो क्या किसी एक प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को 20 साल लिख दिया जाएगा। कंपटीशन कब ज्यादा होगा भाई, जब बोल दिया जाएगा इसकी एक्सपायरी डेट तो 6 महीने तक ही है, बस 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ग्लोबल कंपटीशन इज डैश द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। ग्लोबल कंपटीशन इतना हो गया है कि बेटा वो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ा नहीं रहा, कम कर रहा है। थोड़े से टाइम कुछ प्रोडक्ट चलता है, फिर बाजार में और उतरता है, फिर थोड़ा टाइम चलता है, फिर बाजार में और उतरता है, ठीक है। इसका मतलब इनकी सेल्फ लाइफ को क्या किया जा रहा है बेटा, रिड्यूस किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा, ठीक है। रिटेलिंग नहीं हो रहा, री रेगुलेटिंग नहीं हो रही, रिप्लेसिंग नहीं हो रही, रोटेटिंग नहीं हो रही, ठीक है। इनकी सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की क्या हो रही, कम हो रही है। एंड द नॉलेज एंड स्किल्स दैट लाई बिहाइंड देम, और नॉलेज स्किल्स का नंबर तो इसके बाद में आता है। द पेस ऑफ चेंज मतलब बदलाव की गति, कैन बी डैश, बदलाव की गति कैन बी व्हाट, एनालिटिकल, इंटरेस्टिंग, अब्जॉर्बिंग, फ्राइटनिंग, वैल्यूएबल, क्या हो सकती है। द पेस ऑफ चेंज, नॉलेज दैट वाज लीडिंग एज एट 1 मिनट। देखो भाई बताओ इसका क्या बनेगा, रिड्यूसिंग, देखो द पेस ऑफ चेंज कैन बी व्हाट, बताओ भाई क्या होगा जब ग्लोबल कंपटीशन में प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम हो रही है और नॉलेज और स्किल्स को पीछे छोड़ा जा रहा है, मतलब ज्ञान की इज्जत नहीं है भाई, कंपटीशन की इज्जत है। खतरा है दुनिया के लिए, क्या है, खतरा है। ज्ञान की इज्जत नहीं, कंपटीशन की इज्जत है। ग्लोबल कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है, नॉलेज और स्किल्स पीछे रह जा रही है, ठीक है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। ये चीज है बेटा फ्राइटनिंग, ये चीज क्या है, फ्राइटनिंग है बेटा। ये चीज अब्जॉर्बिंग नहीं, एनालिटिक नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं और वैल्यूएबल नहीं है,
द पेस ऑफ चेंज कैन बी फ्राइटनिंग, मतलब बदलाव की जो गति है वो डरावनी भी हो सकती है, थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है। नॉलेज दैट वाज लीडिंग एज एट 1 मिनट, देखो बेटा 1 मिनट में तो लगता है कि नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज थी, कैन बी कैन बिकम ऑब्सोलीट, और वही नॉलेज बेटा पुरानी हो जाती है द नेक्स्ट अगली मिनट में। 1 मिनट में लगता है तो ज्ञान बहुत गजब की चीज थी, अगली 1 मिनट में वही ज्ञान क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। देयर फॉर इट इज द डैश रादर देन नॉलेज दैट इज द की, इट इज द डैश, बेटा एक वर्ड आएगा प्रोएक्टिविटी, मतलब जो नॉलेज है ना बेटा वो तो एक प्रो एक्टिविटी है, देन दैट इज द की, ठीक है। मतलब नॉलेज जिसको हम आप चाबी बोलते हैं, उससे पहले उसका यूज करके उसे पुराना कर दिया जाता है, वो एक्टिविटी ना बच के क्या बच गई बेटा, प्रो एक्टिविटी, न कि वो रिएक्टिविटी बचे, न कि वो अच्छा ड्यूरेबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि बेटा 1 ही मिनट में ज्ञान पुराना हो जाता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी नहीं तो एक्टिविटी नहीं, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी किसकी आती है, मतलब कैपेबल होना, कोई क्षमता किसी चीज की आती है ना, एबिलिटी कैपेसिटी का जिक्र होता तो आप मानते कुछ। नेक्स्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू लर्न, बेटा जो कामयाब कंपनियां है ना, कामयाब जो संस्था है, उन्हें सीखना पड़ता है, उन्हें चीजों को अडेप्ट अनुकूल भी बनाना पड़ता है, उन बंदों को चेंज भी करना पड़ता है लगातार, एज डू द इंडिविजुअल्स विद देम, जैसा कि एक इंसान अपने अंदर करता है। बेटा रुके हुए पानी के अंदर बदबू आती है, चलता हुआ पानी साफ होता जाता है, इसका मतलब बदलाव के दौर से गुजरोगे, वक्त के साथ खुद को बदल लोगे तो आगे निकल जाओगे। ये वही वाली बात थी कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सीखती हैं, अपने आप को ढाल लेती हैं, अपने आप को बदल लेती है कॉन्टिन्यूसली, जैसा कि कभी कभार इंडिविजुअल्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। दिस इज द डैश इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉलेज वर्कर्स, दिस इज दिस इज अच्छा एक बात बताओ, अगर आप चीजों को ढाल रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, दिस इज डेवलप्ड इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉलेज। दिस इज स्पॉटेड नहीं, दिस इज प्रोवाइडेड, यह प्रदान किया जाता है, यह एडजस्ट किया जाता है। इको क्या होती है, मतलब गूंज, ठीक है। दिस इज इकोड इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉलेज वर्कर्स। एक चीज और समझना भाई, हाँ, एक चीज और समझना, इको का एक मतलब तो होता है गूंजना, ठीक है, और बेटा एक होता है कि यही चीज बार बार दोहराई जाती है। एक चीज समझना, इट इज अफेक्टिंग ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही है बेटा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन सीखता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदल देता है, और यही आवाज निकल के आती है कहां से, रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉलेज से, और बार बार यही चीजें आती हैं, और बार बार यही चीजें आती हैं, तो इसका मतलब जितने भी लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन है वो बार बार यही काम करते हैं बेटा, न कि मैं डेवलप, बेटा एक वर्ड फिर से, इकोड, है ना, याद रखना बेटा, दिस इज इकोड इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्कर्स। आगे ये लिख दिया ना, इट इज अफेक्टिंग ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही चीज सारे ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, तो इसी की आवाज, इसी की गूंज हमें सुनाई पड़ती है। 16 से 20 एरर के क्वेश्चन है भाई, चलिए ग्रामेटिकल एरर बतानी है, जल्दी से बता दीजिए एरर क्या है। पैट्रियोट्स ऑफ एवरी कंट्री हैव वन थिंग, जितने भी देशभक्त हैं हर एक देश के, प्रत्येक देश के, हैव वन थिंग, उनके पास एक चीज है, इन कॉमन, कॉमन है, एंड दैट द लव फॉर देयर मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि के प्रति क्या, आपका प्रेम, है ना, तो ये चीज उनके अंदर कॉमन है। गलती बतानी है, शाबाश। एंड दैट इज द लव फॉर देयर, बेटा क्या दैट और एंड दोनों कंजंक्शन का काम नहीं कर रहे, तो एक को हटा देंगे भाई, पढ़ के देखो, पैट्रियोट्स ऑफ एवरी कंट्री हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट, और वो चीज क्या है, द लव फॉर देयर मदरलैंड, ठीक है। तो भाई एंड और दैट दो चीजें लगा दी, लिखने की जरूरत क्या है भैया, नहीं है जरूरत, है ना। थर्ड में एरर है भाई, he who knows all the pros and cons of any problem, वो बंदा जो जानता है किसी भी समस्या के क्या, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फायदे और नुकसान जानता है, कैन विल अ लॉट ऑफ पावर, वही बंदा क्या कर सकता है, एक लॉट ऑफ पावर को विल कर सकता है, उपजा सकता है, ठीक है, उसको से एक तरीके से मतलब उसका फायदा ले सकता है। he who knows all the pros and cons of any problem can will, बिल्कुल सही बात है बेटा, नो एरर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई इशू नहीं है बेटा। he who knows, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, आया तो ही के लिए है, he knows, है ना,
तो ही के लिए क्या गया बेटा, कैन, ही कैन विल अ लॉट ऑफ पावर, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट एंड राइटली सो। नॉट ओनली के बाद ही है, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद हिज सन्स है, सन्स के बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आएगी, सही है। वर नहीं आएगा बेटा, वॉज ही आएगा, क्या आएगा, वॉज। इधर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में एस टू को ही प्रेफरेंस दी जाती है ना। सब्जेक्ट नंबर 2 बोले तो बट ऑल्सो के बाद आने वाला हिज सन्स। अगर लड़का एक होता तो वॉज आ जाता, लेकिन अब सन्स है तो वर ही आएगा। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट, इस एक्ट के लिए उन्हें ब्लेम किया गया था। एंड राइटली सो, और ये उचित भी था, इसी प्रकार से होना चाहिए था। नो एरर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड राइटली सो मतलब इसी प्रकार से, है ना, और ये उचित भी था, है ना। None else should held responsible for this accident and the loss. कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, कोई भी बंदा जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, पैसिव। शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो बेटा बी के साथ V3 आएगा, किसी को जिम्मेदार, किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए इस एक्सीडेंट और इस नुकसान के लिए, पैसिव वॉइस बनाना था। एरर सेकंड पे। 20 आई एम ओब्लाइज्ड, बेटा प्रेपोजिशन के सवाल हैं सारे के सारे। थैंकफुल टू, ओब्लाइज टू, ग्रेटफुल टू, ये मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया था, किसी के प्रति आभारी होना, एहसानमंद होना। और अगर एक पर्सन एक प्रश्न के प्रति आभारी है, एहसानमंद है, तो बेटा प्रेपोजिशन टू आएगी, विद नहीं आएगा। एरर फर्स्ट पार्ट में है। 21 से 25 क्या कह रहा है, पेयर ऑफ वर्ड्स, फाइंड आउट विच पेयर ऑफ वर्ड्स कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक इन ऑर्डर टू मेक अ सेंस। अच्छा जी, शाबाश, फिलर के क्वेश्चन है। हरासमेंट इज जस्ट प्लेन व्हाट, बताइए भाई क्या मीनिंग आएगा। इज जस्ट प्लेन मर्डर, अच्छा बेटा हरासमेंट मर्डर होता है, अरे भाई गलत बात है। हरासमेंट में मतलब शोषण करना होता है, तंग करना होता है, आदमी का कत्ल थोड़ी ना होता है, गलत। हरासमेंट इज जस्ट प्लेन मर्डर। हरासमेंट इज जस्ट फॉल्सूट, मतलब झूठी बात होती है, अरे भाई गलत बात है। अगर बेटा हरासमेंट मर्डर नहीं होता तो किलिंग भी नहीं होता। हरासमेंट इज जस्ट प्लेन ऑफेंस, मतलब हरासमेंट जो है बेटा वो प्लेन ऑफेंस मतलब एक साफ अपराध है। अच्छा जी, देयर इज नेवर अ वैलिड रीजन और अ गुड स्ट्रेटजी फॉर इट, ठीक है, देयर इज नॉट अ वैलिड रीजन। अच्छा एक बात बताइए, एक तो होता रीजन, कारण, वजह, और एक होता बहाना, क्या होता है, बहाना। मैं कह दूं या तो ये बंदा सही है या फिर ये बंदा गलत है, एक बात बताओ यार, जब और कंजंक्शन आ गया, और से पहले या तो किसी चीज का क्या होता है, कोई कारण होता है, या फिर किसी चीज का क्या होगा, कोई बहाना होगा, क्या होगा, कोई बहाना। एक चीज और समझ लो, हरासमेंट इज जस्ट प्लेन रोंग, और बेटा एक फ्रेज आती है जस्ट प्लेन रोंग, और जस्ट प्लेन रोंग का मतलब समझते हो, पूर्णतः गलत बात, क्या होती है, पूर्णतः गलत बात। कि उत्पीड़न करना, हरासमेंट करना जस्ट प्लेन रोंग, मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। देयर इज नेवर अ वैलिड रीजन, मतलब यहां पे कोई कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं होता, और ना ही कभी कोई अच्छा एक्सक्यूज होता इसके लिए। तो एक रीजन होगा और दूसरी तरफ बेटा बहाना होगा, है ना। एक बहाना और एक कारण, न कि एक बहाना और एक, न कि एक कारण और एक रणनीति, ठीक है, नहीं बेटा। आंसर आएगा हरासमेंट इज जस्ट प्लेन रोंग, ये पूर्णतः गलत चीज है। देयर इज अ वैलिड रीजन और अ गुड एक्सक्यूज फॉर इट, तो रीजन का पेयर बेटा एक्सक्यूज से बनना था, आंसर ये आएगा। मैन इज व्हाट, इवॉल्विंग, इंक्विजिटिव, एप्रिशिएटिव, ठीक है, क्यूरियस, सोशल। अच्छा प्रोफेटिक, देखते हैं। मैन इज इवॉल्विंग, आदमी जो है बेटा वो क्या है, विकसित हो रहा है। ही लाइक्स टू नो हाउ थिंग्स वर्क, वो जानना चाहता है कैसी चीजें काम करती है। द सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ के लिए जो खोज है, इज प्रोफेटिक इन इट्स ओन राइट्स। प्रोफेटिक शायद मैंने तुम्हें एक वर्ड पढ़ाया था, प्रोफेट, और प्रोफेटिक होता है भविष्यवाणी करने वाला। प्रोफेट होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, बताया था वन वर्ड के अंदर, पैगंबर। द सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग इज, उसकी जो समझ है ना, सॉरी उसकी जो तलाश है,
वो प्रोफेटिक है, मतलब वो भविष्यवाणी है अपने आप में ही। गलत है बेटा। एक और देख लो, द सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है उसकी जो खोज है वो लेजिटिमेट, वो कानूनी है अपने आप में। अरे भाई इंसान का जन्म हो गया, कोई चीज दिख गई तो कानूनी तौर पे जाके पूछेगा कि चीज का ज्ञान लूं या ना लूं। अरे एक्सपीरियंस से ज्ञान हो जाएगा किसी चीज का भाई, लेजिटिमेट कानूनी क्या है। फिर कहता है मैन इज एप्रिशिएटिव, आदमी जो है वो एप्रिशिएटिव नहीं बेटा। या तो मैन इज एप्रिशिएटिंग, या तो किसी की तारीफ कर रहा है, ठीक है। एप्रिशिएबल मतलब इंसान जो वो प्रशंसा के लायक है, एप्रिशिएटिव नहीं होगा। और फिर आगे ये भी देख लो, द सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग इज फंडामेंटल इन इट्स ओन राइट, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा मूलभूत, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज ने, मतलब गवर्नमेंट ने, संविधान ने आपको दी कि ये आपका मूलभूत अधिकार है, ठीक है। कि सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग की जो ज्ञान है बेटा उसकी खोज करना फंडामेंटल है, ठीक है। गलत है बेटा। एक ही आंसर बनेगा क्या, फिलोसॉफिकल। और फिलोसॉफिकल होता है बेटा क्या, अपने अंतर मन से ही चीजों को समझना, बस वही ज्ञान है, ठीक है। मैन इज क्यूरियस, बेटा आदमी क्यूरियस है। और एक बात और है बेटा, देखो यहां से, अगर वो क्यूरियस है तभी तो क्या करना चाहता है, चीजों के बारे में जानना चाहता है। क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु होता है बेटा। और वो जिज्ञासु है, अच्छा वो सोशल है इसलिए जानना चाहता है। अरे भाई एक बात बताओ, वो पसंद करता है कि चीजें कैसे काम करती है, जानना चाहता है भाई साहब यह चीज के काम आओगी, यह चीज के काम आओगी, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है ना। दुबई गया चीजें देखी, अमेरिका गया चीजें देखी, हाँ जी भाई ये क्या काम आता है। मतलब इंसान क्यूरियस है ना। 80 90 100 साल तक की उम्र तक सीखता रहता है, जिज्ञासु है, चीजें सीखने को मिलनी चाहिए। और बेटा इसी लाइन को बताने के लिए तो एक वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, क्यूरियस। कौन सा आएगा बेटा, क्यूरियस। मैन इज क्यूरियस एंड ही लाइक्स टू नो हाउ थिंग्स वर्क्स। फोर्थ आंसर आएगा, क्या आएगा, फोर्थ। लीडरशिप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट व्हाट। एक से आंसर बता दूं तुम्हें, एक ही बात से। देखो, स्ट्रांगली इन द डैश ऑफ नॉलेज। बेटा एक फ्रेज आती है असल में, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। क्या, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। और क्वेस्ट होता है बेटा खोज। क्या होता है, खोज या तलाश, ज्ञान का तलाश, है ना, ज्ञान की तलाश में। लीडरशिप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्या, कल्चर्स। अच्छा अंडरटेकिंग्स होती है, नहीं। लीडरशिप दुनिया के सबसे पुराने सब्जेक्ट्स में से एक है। अच्छा लीडरशिप इंस्टीट्यूट होता है, किसी इंस्टीट्यूट में से एक है, नहीं। कल्चर्स भी नहीं है बेटा। लीडरशिप तो एक प्री ऑक्यूपेशन है, लोगों का व्यवसाय था, धंधा था, उनकी आदत थी, है ना। मतलब नेतृत्व आज से नहीं, जब से सृष्टि रची गई तभी से लोग क्या कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। उनका प्री ऑक्यूपेशन है, उनका व्यवसाय है, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप की जो समझ है ना, हैज फिगर स्ट्रांगली, वो इतनी ज्यादा फिगर हुई है इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, है ना। कि जो अंडरस्टैंडिंग है लीडरशिप की, उसे पाने के लिए लोग क्या करते हैं बेटा, अपने आप में ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्वेस्ट फॉर नॉलेज आएगा, न कि प्रेफरेंस फॉर नॉलेज। गलत बात है। कन्विक्शन तो दोष सिद्धि होता है भाई। पैशन फॉर नॉलेज होता है जुनून, ठीक है। डिजायर फॉर नॉलेज, पैशन डिजायर बन जाता, लेकिन इंस्टीट्यूट और कल्चर की वजह से ऑप्शन चला गया। क्योंकि पैशन डिजायर इच्छा होती, इच्छा कोई क्या बता दिया गया, क्वेस्ट फॉर बता दिया गया। लेकिन आपको यह भी चेक करना है कि पैशन डिजायर मैच कर जाता, लेकिन किसकी वजह से हट गया, इंस्टीट्यूशन और कल्चर की वजह से हट गया। आंसर थर्ड बनेगा। 24, our dash to understand the process of learning. Underlying behavior changes are dashed by the fact that any given behavior is determined jointly by many processes. अच्छा, our dash, मैंने नेचर और स्कोप क्यों हटाया मुझे बता दीजिए। मुझे इतना बता दीजिए कि ये आर इस चेंज के लिए आया है। अब उस बेसिक का फायदा लेना सीखो जो सर आपको कई दिनों से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट जो वर्ड यहां आएगा उसी के लिए क्या आएगा, आर आएगा। जो वर्ड यहां आएगा उसी के लिए आर आएगा। अगर आर इस वर्ड के लिए आएगा तो कैसी नाउन होनी चाहिए, प्लूरल नाउन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्लूरल नाउन।
अब एक बात बताइए बेटा, इसने नेचर लिख दिया और इसने क्या लिख दिया, स्कोप लिख दिया। सिंगुलर होगी भाई साहब, सिंगुलर होगी तो आर कैसे बनेगा, दोनों ऑप्शन उड़ गए। एक बच गया इम्प्लीकेशन, एक बच गया लिमिटेशंस, एक बच गया अटेम्प्ट्स। लिमिटेशंस होती हैं कमियां, इम्प्लीकेशंस होती हैं बाधाएं, मुश्किलें, अटेम्प्ट्स होते हैं प्रयास। अवर अवर इम्प्लीकेशंस आर, हमारी जो, अच्छा एक बात समझो, मान लो आपने यहाँ पे इम्प्लीकेशन पुट कर दिया, तो हमारी इम्प्लीकेशन, हमारी बाधाएं टू अंडरस्टैंड, समझने की, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो हमारी बाधाएं जिससे हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझेंगे, बाधाओं से समझेंगे, गलत बात। हमारी लिमिटेशन, हमारी कमियां जिससे हम समझेंगे किसकी, प्रोसेस को, लर्निंग की, और कमियों, कमी करके किसको समझोगे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, गलत बात है बेटा। हमारे प्रयास, अवर एफर्ट्स, और उसी के लिए आएगा अवर एफर्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट, हमारे प्रयास है लेकिन वो प्रयास बड़े पेचीदा है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। किस फैक्ट से, दैट एनी गिवन बिहेवियर इज डिटरमाइंड जॉइंटली बाय मेनी प्रोसेसेस, कि किसी बिहेवियर को अगर डिटरमाइन करना चाहते हो तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस जुड़ी होती हैं, इसलिए हमारे जो प्रयास है वो काफी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक चीज को देख के नहीं, बहुत सारे प्रोसेस को देख के किसी का क्या बताएंगे, बिहेवियर। तो इस टाइप की बातें बोली जा रही है। तो ये चीजें समझनी है कि कैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को कैंसिल कर दिया, नेचर की वजह से और स्कोप की वजह से, है ना। तो ये चीजें देखनी है भाई आपको। 25. The dash playing of loud music has led the angry resident of this vicinity, बेटा vicinity होता है इलाका, to file a police complaint। अच्छा इतनी बात से समझते हैं बेटा। एक बात बताइए, म्यूजिक की जो आवाज थी, जो साउंड थी, वो काफी लाउड रही होगी, है ना। डीजे बजा रहे हैं लोग, है ना, शादियों का सीजन है, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, है ना, शादियों में नहीं जा रही, ठीक है। तो नहीं जा रहे, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, है ना। अब डीजे बज रहा है जोर जोर से ना, हरियाणवी गाने चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, आपने पुलिस वालों के पास जाकर के शिकायत कर दी। कब की होगी शिकायत, देखते हैं। दी डैश प्लेइंग ऑफ लाउड, मतलब पीसफुल प्लेइंग थी लाउड की, मतलब बहुत बढ़िया सॉन्ग चल रहे थे, बड़े गजब के सॉन्ग थे, मतलब आपको अच्छा भी लग रहा था। जैसे आपको अच्छा लगा, पुलिस वाले के पास गए, भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है कि शिकायत दर्ज करते भाई पड़ोसियों की। क्या कर दे, पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दे, यानी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, शिकायत दर्ज करवा दू, गलत बात है। The abrupt playing of loud music, बेटा abrupt होता है बाधित, रुकी हुई, मतलब भाई abrupt का मतलब चीजें बिगड़ गई, ठीक है। इसका मतलब सही तरीके से आवाज नहीं जा रही थी बंदे के पास कानों में, अच्छे से सॉन्ग नहीं सुन रहा था, abrupt साउंड आ रही थी, उसने कहा भाई सब डीजे बजाओ तो बढ़िया बजाओ, वरना क्या करूंगा, शिकायत करूंगा, गलत बात होगी, है ना। अच्छा जो फैशनेबल प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक थी बेटा ना, लाउड म्यूजिक क्या थी, बड़ी फैशनेबल प्लेइंग, मतलब बहुत फैशन वाली मतलब आवाज होनी चाहिए थी। इंटरमिटेंट का मतलब भी होता है बेटा बाधित, बाधित आवाज थी लाउड म्यूजिक की, इसकी वजह से बेटा उस इलाके में रहने वाले जो निवासी थे बेटा वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए ना भाई। इंसिसेंट, और इंसिसेंट होता है बेटा लगातार, क्या होता है, लगातार, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, रुक रुक कर, है ना। इंटरमिटेंट क्या होता है, रुक रुक कर होता है ना, रुक रुक कर कोई कहा जाता है इंटरप्टेड, इसे कहा जाता है बाधित, है ना। लेकिन भाई वो आवाज तो इंसेसेंट आ रही थी लगातार। अब भाई कोई ऐसा सातिर बच्चा जो इसके लिए पेपर में ऑप्शन ढूंढ रहा होगा, एक बात बताओ यार, एक से आंसर आ गया। कंपटीशन क्या कहता है, कंपटीशन कहता है बेटा ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना चीज का, कई बच्चे इसका पूरा मजा लेंगे इन 4 लाइनों का, है ना। इतने में मजे तुम्हारे कौन ले जाएगा, पेपर ले जाएगा मजे, है ना। मैंने इसके ऊपर जाना ही नहीं, जब मुझे लगा कि कैंसिल होते जा रहे, पीसफुल, अब्रप्ट, फैशनेबल, इंटरमिटेंट, तो मैं क्यों जाऊं इंसेसेंट, मतलब क्यों इस थॉट के साथ, होफ के साथ, कंसिडरेशन, है ना, इनके साथ जाना ही नहीं है मुझे, है ना। टाइम खराब ना किया जाए बेटा, है ना, टाइम सेविंग स्ट्रेटजी कंपटीशन जिताएगी। लो भाई साहब क्वेश्चन बच के 5, 26 से 30। अच्छा जी ये ताना बाना आ गया भाई। अच्छा किसके क्वेश्चन आगे, ये आगे अपने रीऑर्डर ऑफ पैराग्राफ के क्वेश्चन आगे, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा 6 लाइन है भाई इसमें, ए बी सी डी ई एफ तो है ही नहीं भाई। गलत लिख दिया, है ना, टाइप गलत हो गया होगा, है ना, टाइप पे से, चलो कोई बात नहीं। तो बताओ भाई कौन सी फर्स्ट मानो, देर इज नो क्लैरिटी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं हो रही, तो एट द मोमेंट मुझे क्या पता किस वक्त नहीं हो रही, ए फर्स्ट लाइन नहीं होगी। Informed sources suggest that shortage of fund is a serious hurdle. Informed sources से पता चला है क्या, कि फंड की जो कमी है बेटा वो अपने आप में एक सीरियस हर्डल है, एक बहुत गंभीर क्या है, समस्या है। तो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज कौन से भाई, कहां से पता चला, पता नहीं। The authorities are not sure how long it will take.
इट प्रोनाउन आ गया भाई, अथॉरिटीज को पता नहीं है भाई कितना वक्त लगेगा टू कंप्लीट द फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को कंप्लीट करने में। कौन सी फैसिलिटी कंप्लीट करनी है मुझे क्या पता। अब यहां से मैं कह रहा हूं कि ए फर्स्ट लाइन नहीं होगी, बी फर्स्ट लाइन नहीं होगी और सी फर्स्ट लाइन नहीं होगी। डी पे आओ। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, बेटा क्या आर्टिकल ए है, इंट्रोडक्शन है। सरकार एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, क्लोज टू मॉडल कैंप टू क्रिएट फैसिलिटीज टू अकोमोडेट मोर पीपल, कि ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाए, इसके लिए सरकार एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। एक पे काम कर रही है तो डी। एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, और कौन सा वर्ड था भाई यहाँ पे, ये रहा। यहाँ पे फैसिलिटी और यहाँ पे क्या है, द फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, लोगों को सुविधा मुहैया करवाने वाली फैसिलिटी। दूसरी लाइन है बेटा सी, फैसिलिटी को फैसिलिटी से जोड़ दिया। देखो भाई, द अथॉरिटीज आर नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द फैसिलिटी, है ना, कि सरकार तो लोगों को फैसिलिटी देने की बात कर रही है गवर्नमेंट तो, लेकिन अथॉरिटी जो अधिकारी उन्हें ये नहीं पता भी इस फैसिलिटी को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। अच्छा ऑन पेपर, अच्छा कितना वक्त लगेगा, अब कुछ आंकड़े थे 12वें पेपर पे क्या, कि सरकार काम तो कर रही है अकोमोडेट करने का, क्या इज गियरिंग अप टू अकोमोडेट 2 लाख डिस्प्लेस्ड पीपल, कि अथॉरिटी को पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन ऑन पेपर क्या हो रहा है, 2 लाख लोगों को क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेस, जो विस्थापित हो चुके, घर छोड़ के जा चुके, उन्हें सुविधा देने की बात की जा रही। ये बात गवर्नमेंट से जुड़ी, अथॉरिटी से जुड़ी, फैसिलिटी से जुड़ी, वापस गवर्नमेंट पे आई, डीसीई। बेटा इन 2 लाइनों को जोड़ दो, ए के बाद बी लिखूं या बी के बाद ए लिखूं, बस। ये इन्फॉर्म्ड सोर्सेज पता है किसके लिए है, ऑन पेपर। कुछ आंकड़े हैं तो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज है, उनसे पता चला है क्या, कि फंड्स की क्या होगी है, बड़ी मतलब सीरियस हर्डल होगी, मतलब फंड की कमी अपने आप में क्या एक गंभीर समस्या होगी है ऑन पेपर। तो ऑन पेपर क्या था बेटा, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज। फिर कहानी खत्म, यहाँ पे बी आ गया तो बी के बाद ए का सोचना ही नहीं, ऑर्डर आ गया बेटा, डी सी ई बी ए। अब आंसर बनाइए फटाफट से, क्या पूछा है, थर्ड लाइन ई, ई बोले तो 5वां, क्या पूछा सेकंड, सी, सी बोले तो थर्ड, फोर्थ, फोर्थ लाइन कौन सी होगी, बी, ये रहा। फिफ्थ, फिफ्थ लाइन कौन सी है जी, ए। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कौन सी थी, डी थी क्या, डी, फर्स्ट लाइन डी, ये रहा। 30 के 30 क्वेश्चन हो गए बेटा आपके कंप्लीट, ठीक है। तो आज इसका सॉल्यूशन भाई आपको करवा दिया। कौन सा पेपर था अपना ये, इस पेपर को देख लेते हैं। ये अपना पेपर था बेटा SKPO1 AAA BKN, इसका सॉल्यूशन अपना हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच।